बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम तब्दीली पाकिस्तान और हम में। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के फ़िलहाल जो हालात हुए हैं, कहीं ना कहीं तमाम तर इंसान जो है जो भी दर्द दिल रखते हैं, जाहिर सी बात है वो तमाम इंसान जो है वो कहीं ना कहीं खून के आंसू रो रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह का ये सैलाब है। चले, सैलाब तो आ गया, अल्लाह की तरफ से ये सैलाब आया है, लेकिन क्या सिर्फ ये कह देना कि जी ये कुदरती आफात हैं या कुदरत की तरफ से है, क्या ये कहकर हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर लेते हैं? आप तमाम लोगों को पता है कि माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता बहुत सालों से पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली में 5वें नंबर पर आ चुका है। और जैसे ही वक्त गुजर रहा है, इससे साथ साथ जो है वो बाकायदा तौर पर हमें नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो माहौलियाती तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं कि जिस तरह से कभी जो है वो फसलों में खुद ब खुद आग लग जाती है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, फिर इसके बाद बारिशें कभी जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही हैं, कभी बारिशें बिल्कुल नहीं आती कुछ जगहों पर। इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए क्या हम जब सैलाब की बात करते हैं तो इसमें कितना बड़ा जो है वो काम कर सकता था डैम, अगर हमारे मुल्क में डैम बन जाते तो। लेकिन अफसोस के साथ जब भी डैम बनने का कोई जो है वो कानून पेश किया गया, हमेशा डैम जो है वो तनाज़ात में घिरा रहा। कभी सियासतें आ गई तो कभी शख्सियात जो है वो सामने आ गई, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जो कि पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत है वो जो है वो हमारे अवाम जो है वो पाकिस्तान की बुनियादी सहूलत से महरूम है, वो है जी डैम बन नहीं पाया। अभी भी सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है, तमाम तर इलाके हमें नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर, बहुत सारे जितने भी पाकिस्तान के सूबे वो तमाम तर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं कि 1000 से ज़ायद लोग जो है उनकी अमवात हो गई हैं, लोग ज़ख्मी हैं, उनके पास छतें नहीं हैं, घर जो है रात गुजारने के लिए क्या अब तो पैरों पे छाले पड़ गए हैं जी। बच्चे छोटे छोटे अगर पानी से बच जाते हैं तो बीमारियों से जो है वो बच्चों की अब अमवात होने लगी है। ख़वातीन किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में गुजारा कर रही हैं, बाखुदा हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हम और आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने घरों में आराम से बैठकर टीवी पे न्यूज़ देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, और जो मनाजिर हमारे सामने हैं उससे किसी भी इंसान का दिल दहल जाए कि क्या किस तरह के जो है वो आपके सामने मनाजिर नज़र आ रहे हैं। इसमें कितनी बड़ी कोताही सियासतदानों की है, क्योंकि जब वज़ीर आज़म की मैं बात करूँ तो जी वज़ीर आज़म कहते हैं अभी बलूचिस्तान गए, चले फ़ंड दे रहे हैं, रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, ठीक है सर आंखों पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म वहाँ पर भी जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, सियासी बयान दे रहे हैं, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अभी तक 75 सालों से पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं है। हमारा भी यही सवाल है कि पाकिस्तान अगर 75 सालों से अपने पाँव पर नहीं खड़ा तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसके बाद जी खान साहब की बात करते हैं। खान साहब को जब कहा गया कि जी आप अपनी जो आपकी ये आपके जलसे हैं वो तमाम तर जलसे जो है वो अभी आप बंद कर दें, ना करें जलसे करना, तो जी खान साहब आगे से कहते हैं कि जी हमारी तो आज़ादी की हकीकी आज़ादी की तहरीक है। तो जी ये हो क्या रहा है मुल्क में, क्योंकि अभी तो सैलाब की सूरत हाल है, अभी तो पानी निकला भी नहीं है। पानी निकलने के बाद कितना बड़ा मुआशी बहरान जो है वो पाकिस्तान में आ चुका है, ये तो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसी तमाम तर सिनेरियो के हवाले से जो है वो बात करने के लिए हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं इकबाल अदवानी साहब, जो कि मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, चेयरमैन ऑफ अदवानी फाउंडेशन भी हैं और CEO सेविंग होम्स भी हैं। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये दिल खराश वाक़या जो पेश आया है उसके हवाले से सर क्या कहेंगे आप, क्योंकि सियासतदान या सियासी जमातें तो जी अभी कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मुखय्यर हजरात की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा सर चढ़ कर जो है वो इस वाक़े के हवाले से ना सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं बल्कि काफ़ी ज़्यादा काम करते नज़र आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 अभी तक इतने बड़ा डिज़ास्टर पाकिस्तान में नहीं आया जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और हमारे ऊपर इससे बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ आई नहीं है। अब इसका हल क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आप कह रहे थे किस पे डाली जाए। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी एक के ऊपर हम नहीं डाल सकते कि जब से पाकिस्तान बना है तो काफ़ी कोताहियाँ की गई हैं, और सिर्फ आप जैसे बोल रहे थे अपने इंट्रो में कि सियासतदान,
तो जनाब सिर्फ सियासतदानों ने हुकूमत नहीं की, हमारे यहाँ मार्शल ले भी लगे हैं और उनकी भी हुकूमत ज़्यादा रही है। तो किसी एक पर्टिकुलर सियासतदानों पे ब्लेम करना मुझे लगता है अच्छा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जब से पाकिस्तान बना है हम जिन हालात से गुज़रे हैं तो उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं, उनमें हमारी जितने भी महकमे हैं, जितने भी इदारे हैं, सब ज़िम्मेदार हैं, किसी एक के ऊपर हम नहीं कह सकते हैं। और बाकी रहा सवाल ये वाला डिज़ास्टर जो आया है ये बहुत बड़ा है और इसके बाद भी कंटिन्यू इसके असरात काफ़ी वक्त तक हमारे साथ चलेंगे और देखते हैं कि इनमें क्या हो सकता है। अब किसी एक पर्टिकुलर, यानी हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि सियासतदान एक सॉफ्ट टारगेट है जी, और हम लोग सबसे ज़्यादा उनको ही टारगेट कर लेते हैं। पता है वो हमारा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सियासतदान इतने सारे हैं और बज़ाहिर तो बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं, बड़ी पावर नज़र आ रही है, लेकिन इनको इतना काम करने दिया जाता है कि नहीं, ये भी सवाल है। बाकीरा डैम के हवाले से आपने कहा कि हमारे यहाँ डैम नहीं बने, तो देखें पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं और जहाँ तक मेरी मालूमात है और मैं जितनी स्टडी मेरी की हुई है, पाकिस्तान में हमारे सूबों के साथ नाइंसाफ़ियाँ बहुत हुई है जी। खासकर जिन जगह के डैम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, केपी के, बलूचिस्तान या सिंध वगैरह, इन सूबों के साथ, सिंध के साथ इतनी ज़्यादा आप नहीं कह सकते, बाकी ये 2 सूबों के साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। तो जब डैम बनाने की बात आती है, जब डैम बनाने की बात होती है तो उनको पूरी तरह ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो वो भी बोलते हैं कि हम नहीं बनने देंगे। अगर उनको पूरी तरह ऑन बोर्ड लिया जाए और उनको तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर किए जाते तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में डैम बन जाते। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि डैम बनने चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी एक कड़वी हकीकत है कि डैम ना बनने की वजह उन सूबों के साथ नाइंसाफ़ियाँ इतनी हुई है जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं कि उनको लगता है कि बाद में उनके साथ और प्रॉब्लम हो जाएगी जिसमें फेडरल गवर्नमेंट कभी इनके साथ खड़ी नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, ये बात तो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सियासतदानों को टारगेट करना सबसे आसान काम है कि आप सियासतदानों को टारगेट कर लें, लेकिन सर यहाँ पर ये भी बड़ी बात आ जाती है कि सियासतदानों को टारगेट क्यों ना किया जाए जब वो वोट ले रहे हैं। या अभी अगर मैं नून लीग की बात करूं तो न जाने कितने ज़माने से नून लीग चलती हुई आई है और फिर जी वज़ीर आज़म साहब का ये बयान आ जाता है कि जी पाकिस्तान तो पाँव पे खड़ा ही नहीं है। तो जी आप लोगों ने ही तो पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा नहीं किया अब तक। देखिए, पाकिस्तान पाँव पे खड़ा नहीं है तो किसी एक पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सियासतदान कहाँ से आते हैं, पहला सवाल ये है। अदालत के जज कहाँ से आते हैं, अवाम से ही आते हैं ना जी। तो हमारी अवाम कैसी है आप ये देखिए ना, एक आम आदमी सिग्नल पे खड़ा रहता है, नहीं रहता। एक आम आदमी जब रिस्पेक्ट नहीं करता कानून की तो उन्हीं से निकल के कोई जज बनेगा, कोई सियासतदान बनेगा, कोई किस में जाएगा, कोई उन्हीं लोगों को एक इदारा संभालना है। तो आपके पास नीचे स्ट्रक्चर इतना ख़राब है, हमारी आवाम कंट्रोल में नहीं है। उसी आवाम से जज निकलेगा, उसी आवाम से पुलिस निकलेगी, उसी आवाम से सब लोग निकलेंगे, तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी। किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर या पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी वक्ती पॉलिसी पे कर सकते हैं। आप उसको 1947 से लेकर 22 तक अगर जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, अब किसी एक जमात को टारगेट कर लें हम या किसी पर्टिकुलर लोगों को कह दें, तो ये मुनासिब बात नहीं है। आप हाँ, आज की जो सिचुएशन है उसमें जो सियासतदान प्रॉब्लम कर रहे हैं आप उस पर बात कर सकते हैं, उन पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन आप पूरा मलबा पाकिस्तान जब से बना है अभी तक आप किसी एक पार्टी के ऊपर या एक सियासतदान के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन सर ये तो कहा जा सकता है ना कि जी ये तो अपने जलसों में बिजी होते हैं, एक जी वहाँ पर ये देख रहे हैं कि किसके हॉस्पिटल से क्या निकला है, कौन केला खा रहा है, कौन शहद पी रहा है। ये चीज़ें जब हमारे यहाँ पर होती रहेंगी, हमारे अवाम अब जाकर अब उनको समझ आ रही है कि भाई सैलाब आया है और सैलाब में इतने लोग हैं जिनकी अमवात हो गई हैं, वरना तो लोगों को पता ही नहीं था। तो ये क्या जिस तरह से मीडिया पर भी जो एक मुहिम चलाई जा रही थी, अब जाकर मीडिया जो है वो उनकी नजरें आई है सैलाब की जगहों पर, वरना तो सर पहले तो नजरें भी नहीं थी मीडिया की भी। तो मैं यही कह रहा ना, आप पर्टिकुलर जो आज का जो हालात हैं उस पर बात कर सकते हैं ना। आपने पहले ये कहा था ना
कि 75 साल लाए थे तो 75 वो तो साल। सर मैंने नहीं सर, शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं वज़ीर नहीं तो आज़म। 75 साल से अगर हम खड़े नहीं हैं तो फिर वो किसी एक पर्टिकुलर आज की बात तो नहीं है, उसमें तो फिर काफ़ी लोगों के ऊपर नाम आएंगे। आप 1947 से ले लें, आप फिर आ जाएं 1954 में जब जस्टिस मुनीर साहब थे जिन्होंने एक नज़र ज़रूरत का कानून दिया, 1958 में फिर मार्शल लॉ आ गया। तो आप देखें तो फिर वो तो फिर एक लंबी स्टोरी हो जाती है, उसमें अगर हम जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो मैं कहा कि हम करंट सिचुएशन पे बात कर सकते हैं कि इसमें हाँ आज के आप कह सकते हैं कि अभी जो हालात हैं, जितने भी सियासतदान हैं, सबसे पहले तो मैं इनको यही कहूँगा, जितने सियासतदान हैं जो आज के हैं, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आज जो मुल्क के हालात हैं, मुझे लगता है आधा मुल्क पाकिस्तान आधा डूब गया है जी। अब ये अपने जलसे जुलूस बंद नहीं कर रहे हैं, इनको तकरीरें करनी है, इनको ये करनी है, इनको सियासत करनी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कि जब पाकिस्तान नहीं रहेगा तो ये सियासत कहाँ पर करेंगे। लेकिन सर कह रहे हैं हकीकी आज़ादी की मार्च है सर, ये हकीकी आज़ादी अवाम के लिए कह रहे हैं। ये किसके लिए आज़ादी चाहिए आपको? अवाम के लिए। तो अवाम तो ऐसे ही मर रही है। अब जब अवाम मर जाएगी तो आज़ादी किसको दिलाएंगे? तो पहले उनकी हिफाजत करें, फिर उनकी आज़ादी की बात करें। आधा पाकिस्तान तो डूब गया है, और जिस तरह के इनके सैलाब के बाद जो हालात होंगे आप सोच भी नहीं सकते, इतनी महंगाई हो जाएगी। और आज ही की थी वो जो क्या कहते तहरीक चला रहे हैं आज़ादी, उन लोगों की आज ही एक रिकॉर्डिंग आई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसमें इन्होंने क्या बोला है, वो आपके जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कहते हैं कि आप इस तरह से लेटर बनाओ, दो अपने फाइनेंस मिनिस्टरों से, एक पंजाब असेंबली के और एक केपी के असेंबली से कह रहे हैं आप इस तरह से एक लेटर बना के आईएमएफ को भेज दें, तो ये आईएमएफ को भेज दें और आईएमएफ से जो हमारी डील हुई है उसको कैंसिल करवा दें। अगर पाकिस्तान की आईएमएफ से जो डील हुई है अगर ये ख़त्म हो जाती है तो पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा। आपको पता है कि यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, जितने ममालिक हैं, इन लोगों ने जो कर्ज दिया है वो इसी कंडीशन पे दिया है, इसी शर्त पे दिया है कि जब तक आप आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं तो ये हम आपको दे रहे हैं। अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं हो तो आप तो नहीं आए। अगर ये जो आज काम किया है, जो हकीकी आज़ादी के लिए जो आप कह रही हैं लड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी आवाम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये तो आवाम को बर्बाद करने के प्रोग्राम बना रहे हैं। ये तो आप दुनिया के सामने आ गया। तो आज़ादी के लिए आवाम की नहीं लड़ रहे, इनको अपनी सीट चाहिए, इनको सिर्फ एक ही काम करना है, बस मुझे वज़ीर आज़म बना दो, पाकिस्तान रहे ना रहे, पाकिस्तान का कुछ भी हाल हो, रियासत बचे नहीं बचे, एक आदमी भी नहीं बचे, मुझे आप पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दो, इसके लिए पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। यही एक सच्चाई है आज की। बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया है कि 2005 में जिस वक्त एमरजेंसी की सूरत हाल थी उसमें तमाम तर मीडिया चैनल्स भी जो है वो अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा रहे थे कि तमाम मीडिया चैनल्स पर जो है वो एक प्रोग्राम साथ में नशर किया जाता था और सब साथ में बैठकर, सब सियासी जमातें भी उस वक्त साथ में आकर जो है वो बाकायदा तौर पे फंड जमा कर रही थी। लेकिन सर अभी हम देखते हैं कि सैलाब आ गया, सैलाब में इतने सारे लोग जो है वो बेघर हो गए, उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो बिल्कुल डूब गई पानी में। लेकिन सर हमारे यहाँ पर जो अभी भी सिनेरियो नज़र आ रहा है, अभी तो ये लोग सिर्फ सैलाब की हालिया सिचुएशन के ऊपर जी वावेले कर रहे हैं, अभी तो पानी निकलने के बाद जो मुआशी बहरान आएगा उसका अंदाज़ा भी है। मसला कहने का यही है कि इनका सिर्फ एक ही मसला है कि बस हमको हुकूमत मिल जाए, हमको मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएं, इनका आवाम की तकलीफ़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम एक सैलाब आया था 2011 के अंदर, जी। तो एम्बेसडर थी जो अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ की साइड, कोई एक्टर्स थी, वो आई थी। उनका बाद में पता है स्टेटमेंट क्या आया था, बोला सैलाब में लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाने का नहीं था, और जितने मिनिस्टर थे वो सब मेरे साथ फ़ोटो बनाने के नहीं लगे हुए थे, इनको सिर्फ मेरे साथ पिक बनानी थी और कुछ नहीं था। तो आप सोचें कि हमारी जो जिन इदारे हैं, जो इंतज़ामिया है, वो काम करना चाह रही है कि नहीं, किस तरह इनकी सोच है। तो मकसद कहने का ये कि एक बार से एक इंसान आता है, वो आपके बारे में ये राय रखता है कि यहाँ की इंतज़ामिया काम करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मेरे साथ उनको फ़ोटो शूट करना था और कुछ नहीं था। तो इस तरह की सियासतदान की सोच जो आज जो हो गई है पाकिस्तान की,
इस तरह से कि आपके मुल्क में बिल्कुल तबाही है, आपकी फसलें तबाह हो गई हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। जैसे वक्त गुजरेगा इतनी महंगाई हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। उसके लिए उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस बात किस पे हो रही है, शहबाज गिल का बयान आया कि नहीं आया, उसको लटका दो, सही है। ये मीडिया यहाँ पर चैनल बंद कर दो, यहाँ चालू कर दो। मीडिया भी क्या कर रहा है, मीडिया भी तो ज़्यादा कवरेज इनको अभी शुरू में 2-4 दिन में, इससे पहले सब इनको ही कवरेज दे रहे हैं। मीडिया क्यों पूरी तरह डाइवर्ट नहीं हो जा रहा। तो मकसद कहने का यह है, सब अपने मफादात पे बात हो रही है, सब अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं और किसी को आवाम की तो परी नहीं है इनको। और आवाम की परी नहीं है उसकी वजह मैं बताऊं, इनको पता है वोट इनसे लेने ही नहीं है। वोट कहाँ से आएंगे, किसको खुश करने से आते हैं वोट, उनको खुश रखो आपको वोट मिल जाएंगे। पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होते हैं, मुझे तो नहीं पता फेयर इलेक्शन होते हैं। आपके जितने भी कोई अजीज जो फोत हो गए हों जी, तो अगर आपको उनसे मिलना है तो आप इलेक्शन जहाँ वोटिंग होती है उनके पोलिंग स्टेशन पे चले जाएं। अच्छा। आपको सब मिलने आएंगे, आपके चचा दादा जो भी फोत हो गए वो आए थे वोट डालने, वहाँ सब आते हैं। अच्छा। तो इस तरह के इलेक्शन होते हैं। तो इनको क्या परवाह पड़ती है कि उनको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनको किसने वोट दिलाना है, कहाँ से दिलाना है, उनको खुश रखना है। बाकी इलेक्शन पाकिस्तान में किस तरह होते हैं, अगर पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो जाए, मुझे इन लोगों को पता चले हमको इनसे ही वोट लेना है, तो फिर इनका लिए काम भी होगा। इनको पता है कि इनका वोट हमको चाहिए ही नहीं, ये वोट देने जाएं कि नहीं जाएं, मेरी जीत और मेरी हार कहाँ लिखी हुई है, वो जब चीज़ तब तक ख़त्म नहीं होगी तो आपके फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, आवाम के लिए कभी काम नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से आपने 2010 का वाक़या बताया कि 2010 में जो है वो वहाँ पर UN की सफ़ीर बनकर जो है वो अमरीकी एक्ट्रेस यहाँ पर आई, और उसके बाद जिस बयान की वजह से पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा जगहसाई हुई कि उन्होंने जी ये बयान क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान में इंतज़ामिया ही काम करने को तैयार नहीं है। अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि ये मैप है जो आप देखें जिस तरह से UN ने ये जाहिर किया है, और इसमें जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं ये तमाम तर वो जगहें हैं जो कि अभी सैलाब से मुतासिर हैं। तो आप ये देखें, अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि दीगर जो है वो अगर पानी की बहुत ज़्यादा बहाव तेज़ हुआ तो अभी हब डैम जो है वो भी ओवरफ्लो हो सकता है। सर एक बात बहुत ही क्लियर नज़र आती है, वो ये है कि हमारी सियासी जमातें अभी जो उन्होंने फंड भी इकट्ठा कर रही है, उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी सतह से फ़ंड लिया जा रहा है, और जो बैनुल अक़वामी जो हमारे मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे भी फ़ंड लिया जा रहा है। सर क्या शफाफियत लगती है आपको इसमें? देखिए, ये तो आप ऐसी बात कर रही हैं जो नामुमकिन है। पाकिस्तान में इतना फंड बाहर से आता है, जब भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आए हैं बाहर से बहुत पैसा आया है, लेकिन आवाम तक पहुंचता नहीं है, ये एक सच्चाई है। और कभी भी पहुंचा नहीं है, इस बार भी यही होगा, कुछ पहुंचेगा नहीं। हाँ, इसमें यह है कि जो बीच के हैं उनको काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा, उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, और उसी पैसों से वो बाद में क्या करेंगे, वो सीटें खरीदेंगे। जो आप देखते हैं 35 करोड़ 25 करोड़ 20 करोड़ में MNA बिक रहा है, इसमें इतना बिक रहा है, सेनेटर इतना बिक रहा है, वो पैसे सब इसी तरह कमाते हैं ये लोग और बाद में ख़रीद लेते हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में खरीदो फरोगी होती है, आम आदमी को कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजूहत यही है कि इनके पास जहाँ पे इनको पता है ये बस हमको यहाँ से पैसा कमाना है और यहाँ इन्वेस्ट कर लेना है। इन्वेस्ट किस तरह करना है, MNA को ख़रीद लेना है, सेनेटर को ख़रीद लेना है, बस इसी तरह। तो पब्लिक सर ये MNA को खरीदते वक्त तो पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और मुंह बोली लगा देते हैं ये तो। जो अभी क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम के लिए पैसा निकालना है तो आप बाहर से फंड मांग रहे हैं, पहले अपनी जेबें तो खाली करें। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, नहीं करनी ना, आपको क्या बोल रहा हूँ, ये पैसा तो सब जो बाहर से आएगा वो भी एक, मुझे यार ये अफसोस भी नहीं है, ये खुद की जेब से नहीं लगा रहे, नहीं लगाएं, लेकिन जो बाहर से मिल रहा है वो तो लगाएं, वो भी पूरा नहीं लगाता है, उसमें भी अपनी जेबें भरते हैं। यही तो है मसला सबसे बड़ा कि जो बाहर से पब्लिक लोग दे रहे हैं वो पैसा भी यहाँ लग जाए ना तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, लेकिन वो अपना तो दूर की बात है। ये जो इनको देते हैं इनके सपोर्ट के लिए, कि इनकी हेल्प करने के लिए जो पैसा बाहर से आता है, ये पैसा वो भी वहाँ नहीं लगता। आप यकीन करें, बाहर का पैसा भी लग जाए ना तो भी हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सही हो जाए, एक आदमी भी भूखा नहीं मरे। बल्कि आपको मैं सिंपल से एक और बात बता दूँ, दुनिया में जितनी ज़कात वसूल की जाती है, ज़कात आती है ना, अगर सही तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ना, एक मुसलमान भूखा नहीं रहे, होती है डिस्ट्रीब्यूट नहीं, तो फिर आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं? जो ज़कात का पैसा सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इनको तो पता नहीं, किसी ने बोल दिया है कि ये लोग कभी मरेंगे नहीं, तो इसी तरह से जी रहे हैं। इनके कान में किसी ने आके रात को हल्की आवाज़ में कहा है, टेंशन नहीं लो आप लोग, आप कभी मरोगे नहीं, जो कर रहे हो करते रहो।
मुझे तो यही लगता है। वरना यार जिसका ये बिलीफ हो कि मुझे मरना है हाँ। वो यार वो ये चीज़ कर ही नहीं सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो ये चीज़ें करने की। इनको किसी ने कहा ये मरेंगे नहीं सर। लेकिन यहाँ पर मुखय्यर हजरात जितने भी हैं, क्योंकि वही पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक आप कह दें कि रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े हैं मुखय्यर हजरात तमाम तर जो है वो अभी भी ये तमाम तर जो सिनेरियो है उसमें मुखय्यर हजरात काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना काम सरअंजाम करते नज़र आ रहे हैं। अगर हम निजी NGOs की भी बात करते हैं तो निजी NGOs भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर पहुँच गई, जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर पहुँच गई, लेकिन सियासी लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सके। सर मुखय्यर हजरात की क्या जिम्मेदारी है कि वो भी जो है वो फंड दे देते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि उनको खुद जो है वो बाकायदा तौर पे टीमें बना के रेस्क्यू करने के लिए खुद जाना चाहिए, ना कि फंड दे? देखिए अक्लमंदी तो यही है, जो पाकिस्तान का माहौल चल रहा है, जिस तरह के माहौल है और आप जिस तरह के समझते हैं यहाँ के हालात, हर आदमी को खुद इन्वॉल्व होना चाहिए, खुद इन्वॉल्व होना चाहिए और खुद बांटना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप जब जानते हो कि इतने हालात इस मुल्क के ऐसे हैं कि आपने किसी को दे दिया तो वो पूरी तरह से पहुंचेगा नहीं। तो जब आप इतना कुछ कर रहे हो, जेब से पैसा निकाल रहे हो, तो थोड़ा टाइम भी निकाल दो, क्योंकि अगर काम करना है तो पूरा करें। आधा काम करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि पैसा आपका पहुंचता नहीं है। और काफ़ी NGOs और काफ़ी बड़े बड़े इदारों को मैंने देखा है, मेरे हाथ तक हैरत है कितने इदारे हैं जिनको मैंने देखा है टीवी पे आके ज़कात मांगते हैं और खुद 15-20 लाख की घड़ी पहनी हुई होती है। तो ऐसे लोग भी तो NGO चला रहे हैं, ऐसे लोग भी तो इदारे चला रहे हैं, और आदमी उसको ज़कात के पैसे भी दे देता है। जिसने 15-20 लाख की घड़ी पहनी हुई है, करोड़ रुपए की उसके पास गाड़ी है, और वो टीवी पे आके बोलता है कि मुझे ज़कात दो, मैं बांटूंगा। मेरी समझ में नहीं आती बात कि जब ज़कात बांटनी है तो आप अपनी ज़कात कहाँ निकालते हो? अपनी ज़कात सही जगह पे पहुंचा रहे हो कि नहीं? जब मेरे से मेरी ज़कात में सही जगह पे पहुंचा के डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा, मुझे क्या राइट है किसी से मांगने के लिए? तो यानी देखा जाए तो किसी एक पे ब्लेम नहीं आ रहा, काफ़ी चीज़ें हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर नीचे से पूरा ऊपर तक का स्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि इतना जल्दी किसी पे आप बिलीव नहीं कर सकते। दिन में ऐसे ऐसे वाक़यात मेरे सामने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम क्यों ऐसा रिस्क लेते हैं कि किसी को अपना पैसा दे दें और बोलेंगे जाके आप किसी की हेल्प करो। हाँ, हैं कुछ इदारे, काफ़ी होंगे इदारे, ऐसी बात नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन आप अगर आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट 100% आए तो अपना पैसा खुद बांटें, अपनी आंखों के सामने दें। और इस बार तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जैसी किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। इस बार तो आपको किसी की तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, आप जाके बांट के आ जाओ। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल गई है कि अगर आपको नेकी करनी है तो आपके सामने है। आप अगर सर्वे करो दुनिया का, अगर मैं आपको एक सर्वे देता हूँ जो उन लोगों का, उन मरीजों, उन डॉक्टरों और नर्सों की जिनकी आप स्टेटमेंट पर हैं, जिन्होंने उन लोगों के साथ वक्त गुजारा है जिनका आखिरी वक्त चल रहा है, जो माजूर हो गए, जिनके 3 महीने या 6 महीने में इंतकाल हो जाएगा या फोत हो जाएंगे, यानी डैमेज हो जाएगा, उनको पता है मरना है, उन सब का जो रिजल्ट निकला, उनका सबका कॉमन एक ही सेंटेंस था, अगर मुझे लाइफ मिले, अगर मुझे ज़िंदगी मिले तो मैं लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा, फलाई काम करूँगा, इंसानियत के काम करूँगा। तो मकसद मेरा कहने का है कि हम भी तो उसी वक्त, हमारा भी तो वक्त आएगा, हम उस वक्त उन मरीज़ों की तरह पछताएं। उससे बेहतर है कि हम आज, अल्लाह ने हमको हिम्मत दी है, हम ये काम कर जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात कही। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और ये एक पैगाम भी है रूबिक टीवी की जानिब से तमाम लोगों के लिए, कि अभी जो आवाम के साथ हो रहा है, अवाम की क्या ज़िम्मेदारी है, अवाम किस तरह से इन हालात से सबक सीखने के बाद अब अपने लिए खुद खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर अवाम ने अपने लिए खुद आवाज़ बुलंद ना की तो जी आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। सर अवाम के लिए एक मैसेज। देखिए, अवाम के लिए कितने भी मैसेज दे दें फ़र्क नहीं पड़ता, ये अवाम भी ऐसी है। आप कैसे भी मैसेज करते हैं कि यूँ नहीं करें, यूँ नहीं करें, भाई ये नहीं होता। जिस अभी देखें, ये सब चेंजिंग जो तब्दीली आती है वो इलेक्शन के ज़रिए आती है जी। यही अवाम है, उनके जलसों में आगे आगे भागते रहते हैं जो ज़्यादा खर्चा कर रहा होता है जी। मुझे बताओ, ये सोचती नहीं अवाम, एक कैंडिडेट 20-25 करोड़ खर्च करके इलेक्शन जीत रहा है, वो इनके लिए क्यों काम करेगा? वो सबसे पहले अपना पैसे निकालेगा। आप मुझे बताएं, एक पार्टी पाकिस्तान में बता दें जो कैंडिडेट का खर्चा खुद उठाती है? नहीं, हर कैंडिडेट अपना खर्चा उठाता है, 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ खर्च करते हैं। अरे भाई मेरे, मैं अवाम से बोलूँगा, भाई मेरे, जो खुद 25-25 करोड़ खर्च करके सीट लेगा वो आपके लिए काम करेगा कि अपने लिए करेगा?
तो अपने लिए इसका तो पहले ये सोचो कि आप जब वोट दे रहे हो किसको वोट दे रहे हो, ये सोचो। हमारे यहाँ जेन्युइन आदमी को हम वोट नहीं देते और फिर नॉन जेन्युइन आदमी से एक्सपेक्ट करते वो हमारे लिए काम करें। जिसको वोट देना था उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और जिसको वोट नहीं देना चाहिए उनको वोट देते हैं और फिर उस आदमी से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं जो 25-30 करोड़ खर्च करके आया हुआ है और मैं सोचता हूँ कि ये हमारे लिए काम करेगा। तो अवाम की बेवकूफ़ी अपनी जगह पे है। अब वो कहते हैं ना यार कि खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारना है, तो इसका तो कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अवाम की बहुत बड़ी यहाँ ज़िम्मेदारी बनती है। आप हमारे साथ जो हैं वो मारूफ बिज़नेसमैन, इंटरनेशनल बिज़नेसमैन है और ना सिर्फ बिज़नेस के हवाले से बल्कि काफ़ी ज़्यादा सियासी हवाले से भी आपका जो है वो तंज़िया एक कहूँगी मैं, तंज़िया एक लहजा था, तंज़िया एक जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जो भी था कहीं ना कहीं अवाम के कान पर आपकी बात सुनकर कहीं ना कहीं जू तो रहेंगी। थैंक यू सो मच इकबाल अदवानी साहब, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। मैं अगर अपना ज़ाती तज्ज़िया रखूं यहाँ पर तो मैं अपने अवाम से मुखातिब होकर सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी और ये एक बिल्कुल दोस्ताना मशवरा है आपके लिए। और क्योंकि मेरे लोग मुझे जानते हैं और उम्मीद है कि मेरे लोग अगर मुझे देख रहे हैं और मेरी बात से कहीं ना कहीं आप अगर मेरी बात से थोड़ा इत्तेफाक करते तो मैं आपको जी कहूँगी कि सुन रहे हैं आप लोग, मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते। ये भूख अफलास तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, मुकद्दर को बदलने की तुम जिसारत क्यों नहीं करते। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना कादिर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।